अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। हमने चैप्टर 1 को डिस्कस कर लिया था, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। हमने चैप्टर 2 को डिस्कस कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन, कि पाकिस्तान के आइन के अंदर बजट कैसे बनता है और उसके अलावा सूबों को पैसा कैसे मिलता है, कौन से टैक्सेस प्रोविंसेस लगा सकते हैं, और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है उसमें कौन से टैक्सेस लगे हुए हैं। हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो लास्ट चैप्टर था, एथिक्स, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। एथिक्स जो है और के इखलाकियात क्या है, और उसमें 4 पार्टीज हैं: लेजिस्लेटर, कानून दान, कानून बनाने वाले, नंबर 1, और नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने उस कानून को नाफिज करना है, टैक्स पेयर और उनके प्रैक्टिशनर्स। ये सारी चीजें कल हमने लेजिस्लेटर को डिस्कस किया था कि कानून दान को टैक्स बनाते हुए क्या करना चाहिए, कानून ख्याल, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का ख्याल करना चाहिए। कानून बनाते हुए आसानी हो, सर्टेनिटी हो, इक्वालिटी हो, सिंप्लिसिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, इलास्टिसिटी हो, राइट, कन्वीनियंस हो। तो ये उनको बनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स, प्रोडक्टिविटी हो, फिस्कल एडिक्वेसी हो उसके अंदर, जिसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं, इकोनॉमी हो, पैसा कलेक्ट करते हुए कम से कम पैसा खर्च करें। ये सारी चीजें हमने की थी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो कल हमने इसमें जो चीज डिस्कस की थी, एडमिनिस्ट्रेटर को हमने स्टार्ट किया था कि कानून जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी टैक्स वाले, जिनको हम असल टैक्स वाले कहते हैं, कमिश्नर, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हो गया, उसके नीचे टैक्स ऑफिसर्स हो गए, एफपीआर, इनको क्या करना चाहिए, इनको फेयरनेस होनी चाहिए। यानी जो मामलात हों उनको फेयर करें, ट्रांसपेरेंट हों, छुपाए नहीं किसी चीज को, एक्विटी के ऊपर बेस करें। ठीक है, इनका काम सिर्फ पैसे को कलेक्ट करना हो, ना कि अपने पैसे को कलेक्ट करना हो। अकाउंटेबिलिटी, और अगर ये नहीं करेंगे तो इनका एहतसाब होना चाहिए। हमने एक शुरू किया है साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम, के हम साथ कुरान को पढ़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, इसमें जो बा है ये एक लफ्ज है। के इसका मतलब भी होता है, साथ भी होता है। तो अरबी में एक लफ्ज का मायने भी होता है। इसम आपको पता है नाम को कहते हैं। तो मैं शुरू किसके नाम से कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम से। इसमें दो लफ्ज हैं, रहमान और रहीम, जो कि बहुत रहमान भी है और रहीम भी है। इसका जो मादा है वो है रा, हा और रहम। रहम बेसिकली यूट्रस को कहते हैं, जिसमें बच्चे की परवरिश होती है, राइट। तो उसके क्या फंक्शन होते हैं यूट्रस के, कि वो बच्चे की नरिशिंग करता है, उसकी पैदाइश करता है, उसकी हिफाजत करता है, दचकों से बचाता है, उसके रिज़्क का इंतजाम करता है, और उसकी मंजिल तक उनको पहुंचाता है। तो अल्लाह की जो क्वालिटी है, जब अल्लाह ताला को रहमान कहते हैं तो हम यही कहते हैं कि या रब, मेरी नरिशमेंट फरमा, मेरी हिफाजत फरमा, दुनिया की तकलीफों से बचा और मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचा। अब इसमें ये जो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट नजर आ रही है, ये इसके कायदे और कानून होते हैं। तो अरब जो थे, इसी रहमान को, रहम को रहीम भी कह लेते हैं, रहमान भी कह लेते हैं, राइट, राहिम भी कह लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मुख्तलिफ शक्लों से उसका जो मजाज है उसमें वो आ जाता है। इसको बाब कहते हैं, इस बाब से ही आया हुआ है। उस बाब की कोई, उस कायदे, बाब मीन एक कायदे की खास क्वालिटी
मौजूद होती है। जैसे आपको रहमान और रहीम नजर आ रहा है, तो जो रहमान है ये जो है फ़आल के वजन के ऊपर, इसके अंदर शिद्दत पाई जाती है, बहुत ज्यादा किसी चीज का होना, रहमान। और रहीम जो है इसके वजन के ऊपर, रहीम, इसके वजन के ऊपर आप बहुत सारे अल्फाज दे, आपने अल्फाज को ना हल्का हल्का याद करना है बस, बहुत टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके दिल के ऊपर ये असर करना शुरू कर दे। रहीम, करीम, मजीद, ये अल्फाज जो सुने ना इस वजन के ऊपर इस तरह से जो होते हैं, ये उसी के ऊपर है। इसका मतलब है बार बार रिपीट होना। तो अल्लाह ताला के अंदर रहमान की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, राइट। और दूसरा क्या है कि वो बार बार रिपीट हुई। तो मैं उस रब के नाम से शुरू कर रहा हूँ जिसके पास रहम बहुत ज्यादा है, और वो क्या है, बार बार भी उसकी रेपिटेशन भी होती है। कुरान पाक में जो आयत होती है उसका नंबर बाद में लिखा जाता है, दुनियावी लिहाज से हम नंबर पहले लगाते हैं, सही है। तो कुरान की जो आयत होती है वो बाद में होती है। आयत यानी ये इस बात की निशानी है कि ये जो बात कही गई है ये ऐसे ही होनी, अल्लाह ताला को कोई आजिज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जो बात कहेंगे, यानी ये जो बात कही गई है, ये अल्फाज उस रब के हैं जो रब है, जो पालने वाला है। समझ आ रही, इसको कोई आजिज नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ये बात कही गई है, हो सकता हो या ना हो, ये तो लिखी हुई है, ऐसा नहीं है। और अगर मैं ये कहूंगा कि ये बात लिखी तो हुई है, हो सकता हो या ना हो, तो मुझे इस किताब के ऊपर भी शक है और इसके मुसन्निफ के ऊपर भी शक है कि उसके अंदर ताकत ही नहीं है। तो वालेकुम, तो इसलिए आपने इसको इस पॉइंट व्यू से हमेशा देखना है किताब को पढ़ते हुए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की एक आयत का सीखना 100 नवाफिल से बेहतर है। तो इससे क्या मुराद है, इंशाल्लाह हम 5 मिनट में अगर एक आयत रोज पढ़ लेंगे तो 100 नवाफिल का अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें सवाब मिलेगा। आप उसी आयत को घर जाके एक दफा पढ़ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में चेंज आप देखिएगा। आपको पढ़ आप देखेंगे कि आसान है, और आसानी के साथ ही आपके दिल में बैठना शुरू हो जाएगा। फिर आपको एहसास होगा कि इसके अंदर कितनी कोऑर्डिनेशन है, कनेक्टिविटी इसके अंदर मौजूद है। ये चीज आपको कितना फायदा देगी जिंदगी में। आप मुझे याद करेंगे कि हाँ यार, ये किताब वाकई हमने, ऐसी किताब जिंदगी में कोई नहीं देखी। अब इसमें एक लफ्ज है अल। अल इंग्लिश में जो दा होता है उसकी तरह है, द, खास करने के लिए। हमद तारीफ को भी कहते हैं, शुक्र को भी कहते हैं, और सिर्फ ये अल्लाह के लिए होता है, राइट। इंसानों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मद, इंसानों की तारीफ की जाती है। तो जब इंसानों की तारीफ की जाती है तो हो सकता है कि आपके दिल में उसका शुक्र हो या ना हो, वैसे ही तारीफ कर रहे हो। मैं अपने बॉस की चापलूसी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरी इंक्रीमेंट अच्छी लग जाए और मुझे तंग ना करे। लेकिन जो हमद है, हमद में दो चीजें शामिल होती हैं, तारीफ भी शामिल होती है और शुक्र भी शामिल होता है कि यार अब तेरा शुक्र है और तारीफ भी तेरी है, यानी इस दुनिया में कोई और तारीफ के लायक नहीं, आप ही है। और आपका शुक्र भी है, अल हमद, हमद। तो इसका मादा क्या है, हा, मीम और दाल, हमद। इससे लफज हम्माद, हमीद, महमूद, ये सारे लफज इसी हा, मीम और दाल से बने हुए हैं। लिल्लाह, ये दो लफ्ज हैं, एक है ली और एक है अल्लाह। ली कहते हैं के लिए, ये जो लफ्ज ली है, के लिए, फॉर के लिए, इंग्लिश में समझ लें, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। फॉर, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, लित्तागीन, लिज़ालिमीन, लिलकाफिरीन, इस तरह से ली का लफ्ज क्या है, के लिए। तो तमाम तारीफ और हमद किसके लिए है, रब। ये जो रब है ये तीन लफ्ज पे है, रा, बा और, तो इन दोनों को जब इकट्ठा किया गया तो ये शब्द आ गया, रब। तारीफ किसके लिए है, जो रब है, मालिक है, पालने वाला है, राइट। तो रब वो होता है जो इंस्ट्रक्शन भी पास करता है। अगर कोई कोई हाकिम है मुल्क का, तो अगर वो इंस्ट्रक्शन पास नहीं करेगा तो वो क्या रब तो ना हुआ। समझ आ रही है ना। तो हम क्या कहते हैं, वो तमाम तरीफे किसके लिए हैं, अल्लाह, अल्लाह का असल नाम है। बाकी अल्लाह ताला की क्वालिटीज हैं, ये फातिर समावात है, ये गनी, ये है, ये सारी इसकी आगे क्वालिटी हैं, ये रब है। बहुत सारी आपको कुरान में आगे चीजें ये मिलेंगी। समझ आ रही है ना। तो तारीफ इसलिए है क्योंकि वो पालता है। आपके कान में वैक्स है, नाक में वैक्स नहीं है,
क्यों? आप सोते हैं तो आपकी चार सुराख खुले हुए होते हैं, दो ये वाले दो ये वाले, बाकी सब बंद होते हैं। तो रात को कीड़े मकोड़े जा सकते हैं ना। इंसान को चीजों को डेवलप करना पड़ता है। पहले ऐसा लैपटॉप नहीं था, पहले इस कमरे जितना लैब था। तो इंसान को डेवलपमेंट की और रिसर्च की जरूरत पड़ती है, अल्लाह के लिए नहीं है। जो इंसान पहला इंसान था हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आज वैसे वैसे ही है। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, ऐसे ही है। सूरज आज वैसा ही है। तो ये डेवलपमेंट इंसानों के अंदर नुक्स है कि इंसान बनाते हुए तदरीज करता है, डेवलपमेंट करता है। अल्लाह के यहाँ डेवलपमेंट का कोई, अल्लाह ताला कुन फयाकुन परफेक्ट चीज बनाते हैं। आज तक इंसान नहीं कह सका यार ये बाल जो थे ना ये कानों में होने चाहिए थे। वो कहेंगे पागल है तू, ये वैक्स इधर होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है। ये जो दिल है ये इसी जगह होना चाहिए, ना इधर होना चाहिए या ना इधर होना चाहिए। ऐसे ही है ना। और अगर ये दिल को डॉक्टर कहते हैं थोड़ी सी जगह चेंज कर दें तो हमारे पांव तक खून नहीं पहुंचेगा, सर तक खून नहीं पहुंचेगा, हमारा जिस्म से कहीं से खून निकल फट जाएगा जिस्म। इतनी परफेक्ट जगह है। तो ये पहले दिन से इधर है ना। तो अल्लाह को कभी जरूरत तो नहीं पेश आई कि यार अल्लाह ने कहा कि ये इस इंसान ने कंप्लेन की है कि यार अल्लाह मुझे ये मसला आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको और सेट कर लूं। इंसान तो हमेशा, तो ये वो रब है उसकी। और वो किसको पालने वाला है, किसको हुक्म देने वाला है? आलमीन को। बहुत सारे, अब ये आलमीन, ये लफ्ज आएगा आपको, मगरिबीन, इस तरह के अल्फाज आपको मिले तो आप सुनिए ये जमा की अलामत है। समझ आ रही है? तो पहली तारीफ हमने अल्लाह की। अब क्या करें? हम अल्लाह से एक दुआ कर रहे हैं। आप अल्लाह से मांग रहे हैं अल्हम्दु, या अल्लाह तेरी ही तारीफ है, शुक्र है तेरा। तू क्या है? रब है। किसका? तमाम इन आलमों का, मेरे जिस्म का, मेरे कान का, मेरे सॉफ्टवेयर का, इन कीड़े मकोड़ों का। इस वक्त हम घूम रहे हैं 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। मैं बुलेट ट्रेन में बैठा हूँ, 300 किलोमीटर की स्पीड से ऐसे ही पहुंच जाती है वो, पता ही। लेकिन आवाज आ रही होती है, पता चल रहा होता है ये चल रही है। आप 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, आपको कुछ महसूस हो रहा है? मैं आपको ये कहूं कि यार ये माउस है, इसके ऊपर हवा का एक गोला बनाए, वो गोला और ये बॉल, ये जब इसको फेंकें तो वो हवा भी इसके साथ जो है वो 100 किलोमीटर की स्पीड से चलनी चाहिए। आप कहेंगे सर मैं नहीं कर सकता। मैं जब मोटरसाइकिल पे चलता हूँ तो मेरी हवा जो है वो पीछे चली जाती है ना, मेरे साथ तो नहीं रहती। लेकिन ये जमीन का गोला है, इस वक्त जो घूम रहा है, जो चल रहा है, तो इसके ऊपर हवा भी है। वो हवा नहीं खिसक रही कहीं, हमारे साथ ही मूव कर रही है ना। 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फिर वो सूरज भी आगे चल रहा है। आपके सोलर सिस्टम में किसी एक सैटेलाइट को खींच लिया जाए तो आपका सिस्टम तबाह हो जाएगा। आपको लग रहा है ना कि मरीख, मुश्तरी, जहर, यूरेनस, नेपच्यून जो है, ये इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। कभी आप जाके देखें नासा की वेबसाइट के ऊपर, वो कहते हैं किसी एक गोले को निकाल लिया गया ना तो हमारा निजाम खत्म हो जाएगा। इतनी परफेक्शन के साथ अल्लाह ताला ने हर चीज को रखा है। चांद हमारी जमीन से खत्म हो जाए तो आपकी जमीन खत्म हो जाएगी। सूरज, ये फासला कम ज्यादा बहरहाल, तो ये है। और वो क्या है? रहमान है। और बस इस वजन को आपने याद है, करीम, मजीद, इस लफ्ज पे जो आएगा ना तो उसमें क्या होगी, ऐसे ही याद रखिएगा, रहमान, रहीम, बस ऐसे याद रखिए। रहमान वो चीज, जब बतशान, अतफान, जोहान, इस तरह के अल्फाज आएंगे तो उसमें क्वांटिटी पाई जाएगी। और करीम, मजीद, अजीज, इस तरह के जो अल्फाज आएंगे उसमें बार बार होना, रेपिटेशन पाई जाएगी। तो दो आयात हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें 200, आज 10 मिनट लगे, मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर एक एक आयत को हम पढ़ लें। वो अच्छी चीज इतनी जबरदस्त है कि दिल करता है। तो चलें, आज दो हो गई। तो अल्लाह से उम्मीद है कि ये अल्फाज हमारी वोकेबलरी बनते जाएंगे, हम इसको सीखते जाएंगे और फिर अपनी नस्लों को सिखाएंगे। इसलिए नहीं सिखा पाते कि हमें, क्योंकि खुद नहीं पता, हमारे आबा अजदाद ने हमें नहीं सिखाया, तो हम भी नहीं सिखा पाते। इंशाल्लाह ताला हम इधर उधर की कोई बात करने की बजाय इसको, इस किताब को, इसके मुसन्निफ कौन है और आयत से क्या मुराद है, एक लॉ है, एक रूल है। सही है। और इसमें जो वाकयात आएंगे वो रूल होगा, वो उसके ऊपर फिट नहीं कर देना।
वो क्या होंगे, एक रूल होगा जो आपके वाक्य के थ्रू बताया जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप टेक्स्ट स्टूडेंट हैं तो आप जल्दी समझ आएंगे। अच्छा जी, चलें, हम चलते हैं जी यहाँ से। ले जी, अब हमने क्या बात की थी, इसको जरा, ये ये क्या हो, अच्छा जी, अब चौथी चीज क्या थी, जो पिलर्स हमने कल स्टार्ट किए थे उसके तो ऊपर आते हैं। लाइनें क्यों लगना शुरू हो गई? कल तक ये मूव कर रहा था। अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब को कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी फेयरनेस होनी चाहिए, राइट, एक्विटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्लस जो बंदा ये तीन हरकतें ना करे उसकी क्या होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जब आप खत्म कर देते हैं किसी मुआशरे के अंदर, तो क्या होता है, नुकसान होता है। तो अल्लाह ताला यही फरमाते हैं ना कि ये जो जंग और जदल को जो तुम बुरा समझते हो, ये तुम्हारी असल में हयात है, इसके अंदर ही हयात है, अगर तुम ये नहीं करोगे। अब देखे ना, जो इसराइल है वो हर एक के साथ लड़ी जा रहा है, अपने बंदे भी मरवाई जा रहा है, लेकिन उसको पता है मेरी हयात इसी में है, अगर मैंने लड़ना बंद किया तो ये मुझे मार दे। तो हम लड़ाई में क्या कहते थे, पहला मुक्का आपका होना चाहिए, फिर जो है ना वो सीधा होता है काम। बहरहाल मैं आपको लड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन चूंकि हम मोहल्लों में पले हुए हैं तो हम लड़ते थे, तो हम कहते थे कि पहला मुक्का आपका होना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि ये बंदा आपके ऊपर अटैक करने लगा है, तो उसकी पहले आप, और लड़ते हुए ज्यादा लोग हों तो मुंह बचाना चाहिए, और किसी एक के कपड़े फाड़ देने चाहिए, ये हमारा असूल होता था। यानी मुझे बड़ी कुट पड़ती थी तीन चार लोगों से लड़के, लेकिन एक काम हम करते थे कि मैं मुंह पे नहीं खाता था, मैं मुंह नीचे कर लेता था, क्योंकि जब गली में फिर आपने चलना होता था ना, तो फिर मुंह देखा जाता था और कपड़े देखे जाते किसके फटे हुए। तो हम करते ये थे कि कोई एक काबू आ गया तो उसके गिरेबान से पकड़ के, तो उसको छोड़ के, जितना वो आपको खींचते थे उसके कपड़े मजीद फट जाते थे। वो आपको जितना भी मारे, आपकी कमर पे लगे ये वो, हम अपना मुंह बचा के, तो फिर जब आप चलते थे कुट खा के, लेकिन कहते थे कुट टेनू पे ही ये सही। तो बहरहाल अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला बचाए हमें इन चीजों से। तो जी, एहतसाब अकाउंटेबिलिटी को कहते हैं कि फिर उसकी क्या करनी चाहिए, इसकी तबीयत भी साफ। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्ग डूअर्स, जो गलत करते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, विच शुड कर्ब, कर्ब क्या होते हैं, पीसना, करप्शन, नेपोटिज्म एंड मेल एडमिनिस्ट्रेशन। नेपोलियन से लफ्ज है नेपोटिज्म। नेपोलियन, नेपोलियन यानी कि मैं ही सब कुछ हूं। नेपोलियन क्या कहता था, भी जो मैं हूं इसके अलावा किसी और का, इसको नेपोटिज्म कहते हैं, कि हम नेपोटिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंडर द फोर पिलर सम ऑफ द एथिकल इश्यूज, अब बता दिए गए एथिकल इशू, यानी ये यहां तक खत्म हो गया अकाउंटेबिलिटी, ये उसका हिस्सा नहीं है। अगर आप इन चार पिलर्स को फॉलो नहीं करेंगे, फेयरनेस नहीं रखेंगे, नहीं कर, तो क्या इश्यूज क्रिएट होंगे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या वाले मसाइल पैदा, एक्सेप्ट गिफ्ट, लोग तोहफे लेना शुरू करते हैं, असल में ये रिश्वत होती है। अगर कोई शख्स आपको तोहफा दे रहा है तो ये क्या होती है, रिश्वत होती है। एक सहाबी थे, तो अमीरुल मोमिनीन थे, उनके पास एक वफ्द आया, एक साहब आए, एक सहाबी आए, मैंने उनका वाकया पढ़ा, तो उन्होंने कहा भी खैरियत है, उन्होंने कहा जी फलां जंग में गए थे तो वहां फतह हासिल हुई है, जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फतह दी है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने एक नेकलेस निकाला हीरो का और कहा कि जी हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, ये बादशाह के खजानों से मिला है। फरमाया कि ये सब लोगों को दिया आपने? उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, बादशाह की खिदमत में। तो मैंने पढ़ा, उन्होंने जूता उतार लिया और सहाबी को मारना शुरू कर दिया। और फरमाया कि इस काम, गंदे काम के लिए मैं ही मिला हूं आपको, कि मुझे रिश्वत दे रहे हो, ले जाओ इसे जाके उन बांटो जिनका हक है उनके अंदर। ये था इस्लाम।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कहते हैं आटा गूंदी हिल्दी बहुत है, सभी सुना आपने? ये पंजाबी में कहते हैं आटा गूंदी हिल्दी बहुत। मसलन सास बहू की लड़ाई जब रहती है, तो अब जो सास होती है उसने अपने बेटे को बताना होता है कि तेरी बीवी जो है वो कोई अच्छी, उसको नुक्स कोई नहीं मिलता। तो एक दिन वो कहती कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो कहता है जी क्यों? कहती जब भी आटा गूंथती है ना इतना हिलती है कि मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है इसके ऊपर। भाई आटा गूंदेगी तो हिलेगी ना, हिले की आटा गूंदेगी ना। तो ये है, समझ आ रही? एक और इसका होता है जो सही, वो ये है कि कहना कुछ, करना कुछ है। कॉन्फ्लिक्ट मेरे, मैं जो कह रहा हूं असल में मेरा मकसद वो नहीं, मेरा मकसद कुछ और है। जिस तरह कहते हैं ठीक हो सुनाए नो। हाँ, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने शायद मिसाल पहली गलत दे दी है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि किसी शख्स को पकड़ के, किसी को भी आप कहें कि यार ये फसाद फैला रहा है, हालांकि वो फसाद नहीं फैला रहा, असल में उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। ठीक है ना? दो, एक लड़की और एक लड़का जा रहे हैं, राइट, और उनकी किसी और के साथ लड़ाई होगी, एक तीसरे बंदे ने आकर उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। उसने कहा ये बहुत ही बुरा आदमी है। उन्होंने कहा भाई लड़ाई तो इनकी हुई है, तुम कहाँ से आ गए हो? नहीं, मुझे लगा कि ये बड़ा बदतमीज आदमी है। तो फिर पता चला कि इसको इस बात पे गुस्सा था कि ये इस लड़की के साथ क्यों जा रहा है। असल में इसको गुस्सा लड़ाई पे नहीं था। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी वो जो मैंने मिसाल आपको दी थी कि गोरमे का ऑडिट क्यों निकाला गया, असल में ऑडिट नहीं निकालना था। मसला क्या था कि उसकी बेटी का खाने का इंतजाम करवाना। तो इंटरेस्ट उसका ऑडिट निकालना नहीं था, इंटरेस्ट क्या था कि मुझे गिफ्ट करे। ये था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ और इनकंसिस्टेंसी इन अप्लाइंग द लॉ। वही कानून किसी के ऊपर अप्लाई कर देना, किसी और के ऊपर अप्लाई ना करना। यानी कानून की सिलेक्टिव एप्लीकेशन। आज कल आपके दौर में, आज तो आपको माशाल्लाह बड़ा अच्छा पता है कि कोई कानून किसी के लिए और है, दूसरे के लिए, जिसको मर्जी पकड़ो उस कानून में ठोक दो, जिसको चाहो उससे बड़ा जो है वो निकाल दो, छोटे को रगड़ दो पकड़ के। तो ये है सिलेक्टिव एप्लीकेशन। यानी ये क्या है, इसके फॉल्ट है, अब्यूजिव यूज है। ये सारी चीजें क्या है? अब्यूज है। अब ठीक है, पावर का अब्यूज है, गलत उसका इस्तेमाल है, अब्यूज ऑफ पावर इसको ये कहते हैं। पावर को अब्यूज किया जा रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये मेरी, मैंने अगर इसके खिलाफ फैसला किया तो ये मेरी ड्यूटी जो है वो किसी चक 36 में लगा देगा, उड़ा देगा पकड़ के, मुझे तंग करेगा। सही है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। डिस्क्रिशन, इम्तियाजी सलूक किया जाएगा, किसी के साथ और सलूक, किसी के साथ। अच्छा, वो किसी एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर आपका रुझान ना फलां पार्टी की तरफ है, इसलिए मैंने टैक्स पढ़ना आपसे छोड़ दिया, पढ़ाते ठीक है आप? तो मैंने कहा भाई मैं खबरें सुन के जो मिसाल सामने आती वही देनी है ना, जो करंट इश्यू चल रहे होते हैं। आपकी अपना व्यू है, मेरा एक अपना व्यू है। वैसे मेरा सगा भाई मेरे से एग्री नहीं करता था, मैं लड़ता हूँ उसके साथ। ये इंसान का एक फंडामेंटल राइट है कि वो किसी से डिसएग्री कर सकता है। मुझे मसलन मुझे रेड कलर अगर पसंद नहीं है तो एक बंदा कहे जी मुझे रेड कलर तो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आपसे टैक्स नहीं पढ़ूंगा। भाई आपका एक अपना, आपने मेरे से पढ़ना है कि मेरे साथ कोई रिश्ता करना है? भाई आपका काम सिर्फ, मैं आपका उस्ताद हूँ। समझ आ रही है? तो ये है। तो इसलिए तो ये नहीं करना, मुझे पढ़ाते हुए मिसाल देनी पड़ती है जो चल रही होती है सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि आपको उसकी समझ, वो आपको पसंद आए ना आए, उसको समझने के लिए सिर्फ होती है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है कि एक के साथ इम्तियाजी सलूक, किसी के साथ कुछ और किसी के साथ कुछ और सलूक करना। यानी मैं रोड पे खड़ा हूं, मेरा पैसा है, मेरे लिए इशारा बंद नहीं होगा, मेरे लिए जनाब बंद भी होगा, खुलेगा भी, लेकिन वो बंदा जिसको मैंने पैसे दिए हुए हैं वो मुझे रोके खड़ा है। तो ये डिस्क्रिशन। करप्शन, ये सारी है ही करप्शन। और लैक ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, ऑटो पे नहीं चलने देना सिस्टम को, सिस्टम को ऑटो पे। यानी ऑटोनॉमी ये होती है कि जो अदालत है उसको ना छेड़ा जाए, उसको अपना काम करने दिया जाए, पुलिस को अपना काम करने दिया जाए, ठीक है, आर्मी को अपना काम करने दिया जाए, ये ऑटोनॉमी होती है।
ऑटोनोमस बॉडीज होनी चाहिए, हर बंदा अपनी मर्जी से फैसला करे कि ये गलत है या सही है। तो जब आप हर एक को कंट्रोल करेंगे तो हम कहेंगे लैक ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को खत्म कर देना, अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर प्रेशर देना कि मेरे मुताबिक फैसला सुना, इसका केस खराब कर दो, इसको पकड़ लो, इसको ऑडिट निकालो, इसको रगड़ो, इसको ये है। तो इसका अगर आप गलत यूज करेंगे तो इसका मिस यूज क्या है, अपनी पावर का गिफ्ट लेंगे, करप्शन करेंगे, राइट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, डिस्क्रिशन होगी, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अच्छा, अब इसका हल क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ये वही ऊपर जो हम पिलर्स पढ़ चुके हैं तकरीबन, ये वही है जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ये तकरीबन वही इशू जो है वो नीचे आ रहे थे। आपके प्लान ओपन होने चाहिए, ऊपर क्या पढ़ा था, ट्रांसपेरेंसी, राइट। पॉलिसी स्टेटमेंट ओपन होनी चाहिए, ये भी ट्रांसपेरेंसी है। रूल्स ओपन होने चाहिए, ऑटोनॉमी, रूल्स बताएं, सबको बताएं कि भाई ये रूल, अगर आप कोई भी आपने असूल बनाया है, टैक्स में तो ऐसा ही है, टैक्स में कोई चीज छुपी हुई नहीं है, जितनी चीजें बनती हैं फौरन पब्लिश कर दी जाती हैं कि जनाब ये हुआ है। डिपार्टमेंट हारता है तो वो भी लिखता है कि हम फलां केस हार चुके हुए, ताकि लोग अपना फैसला इसके मुताबिक करवा लें, राइट। तो इनकी वेबसाइट पे सारी चीजें मौजूद है। फाइंडिंग्स, जो आपने फाइंडिंग की है वो भी ओपन होनी चाहिए। रीजन ओपन होनी चाहिए। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होता है, तू बता सकता है? कि वो, पिछले केसेस में हाँ, उसका रेफरेंस देना। आप अपनी फीस प्रेसिडेंट से कम करवाते हैं, सर वो मेरी फीस इतनी कर दें, वो क्यों, सर वो मेरा फलां स्टूडेंट दोस्त आया था, ये देखें उसकी रिसीव, उसने भी तो इतनी फीस दी थी ना। ये होता है प्रेसिडेंट। तो यानी मैं टैक्स डिपार्टमेंट में गया और मैंने कहा मेरा टैक्स इतना करें, क्यों करूं जी, क्योंकि मेरे जैसे फलां बंदे का टैक्स भी आपने इतना किया, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। मसलन पाकिस्तान के अंदर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि आपको अब इद्दत के लिए औरत को जज को बताना पड़ेगा कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, उसका सर्टिफिकेट अब नादरा शायद इशू किया करेगा, क्योंकि जो अभी केस बना हुआ, पहले तो पाकिस्तान में ऐसा केस ही नहीं था ना, इद्दत किसी की पूरी होगी वो अपनी शादी कर लेती थी, तो कभी किसी को एतराज नहीं। लेकिन आइंदा जो प्रेसिडेंट सेट हो चुका हुआ है कि इस औरत ने इद्दत के अंदर अपनी शादी कर ली है, तो लिहाजा ये गुनाह की मुर्तकब है, अब ये प्रेसिडेंट बन चुका है कि शायद आइंदा जो औरतें डिवोर्स करेंगी वो नादरा में उसी दिन जाके रजिस्टर्ड करवाएंगी, और नादरा उनको फिर एक सर्टिफिकेट देगा कि अब तुम क्लियर हो चुकी हो, अब तुम शादी किसी और से करवा सकती हो, ताकि ये मसला आइंदा, अब प्रेसिडेंट सेट हो गया ना, बास का कानून नहीं होता लेकिन प्रेसिडेंट कानून बन जाता है, ये भी चीज है। फेयर इनफॉर्मल प्रोसीजर, आपके जो प्रोसीजर है वो क्या होने चाहिए। अब इसमें सवाल सोचिएगा कि सवाल क्या है, देखें इल्म का होना एक अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर सवाल का ना पता होना, उस इल्म का कोई फायदा नहीं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि मैं जो पढ़ रहा हूं मुझे आता है लेकिन इसका सवाल क्या होगा, आप उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। मेरा असूल ये होता था कि मैं जो भी चीज पढ़ता था मैं कहता था कि ये किस सवाल का जवाब जो पेपर में आया हुआ है, और यही वजह थी कि मैं क्वेश्चन को पढ़ते ही क्लिक कर जाता था कि ये पूछा जा रहा है, क्योंकि मैं उसकी प्रैक्टिस घर से करके गया होता था। तो मिक्सिंग से बचना है आपने, सबसे ज्यादा क्या होगी आपके सीए में, मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल करेगा, डायमेंशन कुछ और होगी, लफ्ज आपको कुछ और मिलेगा लेकिन उसकी किसी और एंगल से बात की जा रही होगी। मसलन मुझे पूछा जाए इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस, मेरे कई डिफरेंट डायमेंशन हैं, मैं बाप हूं, मैं खामंद हूं, मैं किसी इदारे का मुलाजिम हूं, मैं कारोबारी हूं, मैं किसी दुकान का प्रॉपर्टी का मालिक भी हूं, मैं बैंक का बैंक अकाउंट होल्डर भी हूं, राइट। तो मुझे अपनी क्लियर करना पड़ेगा कि मैंने कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। मैं जॉब लेने के लिए गया हूं तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपने आप को कि भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरी पीएचडी है, मैंने ये किया, मेरा ये एक्सपीरियंस है। अगर उसमें मैं ये भी बताऊं कि यार मेरी बीवी भी है, उस इतने बच्चे भी हैं, वो कहेगा भाई मैंने मेरे साथ ये बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब मैं दूसरी शादी करवाने जाऊंगा फिर ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होगी।
फिर मैं बताऊंगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, कहीं मौलवी साहब छड्डो आएगा, पहले दसो शादीशुदा जी। वहां बात क्या है, ये रेलेवेंट ज्यादा होगी, वो दूसरी रेलेवेंट बात है। तो इसलिए क्वेश्चन को देखना है, मेरे से पूछा गया है, क्या उसने मुझे कहा है लिस्ट डाउन, क्या उसने कहा है ब्रीफली एक्सप्लेन, क्या कहता है इलस्ट्रेट, राइट, क्या कहता है इसकी प्रोविजन क्रिएट करें, तो उस लफ्ज के मुताबिक आपने उसमें छलांग लगानी। ओके, ये चीज होती है। अब आगे जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। आप खुद बताएं कि इसकी क्या जिम्मेदारी है। यही जो जिम्मेदारियां इसी की पड़ी है ना, वो जो फेड पड़ा है हमने वो इसी का पड़ा है ना, इन पिलर्स को फॉलो करें। यही, ये दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है, ये वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है कि इसकी जिम्मेदारी क्या है। पढ़े जरा इसे। अब कंसाइज कोड, कोड किसको कहते हैं, रूल, असूल, असूल हो, कोड ऑफ कंडक्ट, ये लफ्ज होता है। तो कंसाइज बड़ा ब्रीफली, जामिया जिसे कहते हैं, बड़ा कंसाइज, यार बात कंसाइज किया करो, टू दी पॉइंट बात किया करो, ये कंसाइजनेस है। विच कैन एंड लिस्ट, जो एक लिस्ट बनाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी एज अंडर। अब इतनी औखी बात याद करने की बजाय क्या कह सकते हैं, द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, या द फॉलोइंग शुड बी द टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। ओबे ऑल लॉज relating to the taxation and grant no exemption, credit, advantage to any taxpayer that is not provided by the law। कानून की पासदारी करें, कोई ऐसी चीज को छूट मत दें जो कानून के मुताबिक नहीं है। आपने एक बंदा पकड़ लिया, अपने मकसद के लिए पकड़ लिया कि इससे मैंने रिकवरी करवानी है, मकसद क्या था, रिश्वत लेनी थी, जायज पता चल चुका है कि इसने अपनी इनकम को अंडर डिक्लेयर किया है, और आप इसको इसलिए छोड़ देते हैं कि उसने आपको तोहफा तन, हदिया तन कुछ कर दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये बदतमीजी है, ये आप, तो पहली चीज क्या है, कानून की पासदारी करें, बेशक आपको पसंद है या नहीं है। बी डेडिकेटेड टू द हाईएस्ट आइडियल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन ऑल मैटर्स। ऑनेस्ट रहें और इंटेग्रिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए। मैं आपके सामने जितने मर्जी भाषण दूं, और आपको कुछ स्टूडेंट आके कहेंगे यार ये जिससे पढ़ते हो ना बदतमीज आदमी है, तो दो तीन दफा इसे डील की है, ये मुझे आगे से रिप्लाई नहीं करता और डांटता भी है, राइट, इसको क्या बोलते हैं, इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी किस चीज का नाम है, कि उसकी साख नहीं होती जिसे, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही हमें पता है कि उसमें कोई शक, हम अपना सर खम कर देते, यही कुरान की इंटेग्रिटी है। तो एक बंदे को कैसा होना चाहिए, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, और एंड ही शुड बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, राइट, ताकि वो लोगों से काम कर सके, लोग चाहें कि यार ये बंदा मेरा फैसला सुने, लोग चाहें कि लोग मेरा ये फैसला सुने। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हिंदुस्तान में एक वाकया हुआ, एक मुसलमान और एक हिंदू जो था उसकी लड़ाई हो गई। उसने उन्हें कहा कि लड़ाई होते होते जो मुसलमान था उसको एक सूझी, क्योंकि हम जब हमें कुछ ना सूझे तो हम उसके ऊपर इस्लाम का रंग दे देते हैं ताकि अब मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो उसने कहा कि अगर ये जमीन मुझे मिल गई तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, मस्जिद बनाऊं। हिंदू को जब पता चला तो मुसलमान तो उसके साथ इकट्ठे हो गए, सपोर्ट मिल गई उसे। हिंदू भी आगे, उन्होंने कहा अच्छा अगर यहाँ हमें जगह मिली तो हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। अब वो फसाद जो था वो चलता गया, और वो जो साहब बहादुर थे, अंग्रेज थे, उन तक बात पहुंची। उन्होंने कहा यार ये तो लड़ाई, कत्ल वगारत शुरू होने लगी है। तो उन्होंने उन दोनों को बुलाया, उन्होंने कहा यार एक बात सुनो, अदालत को छोड़ देते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट कोई फैसला कर सकते हो,
किसी बंदे पे तुम मतलब बुला लो, उस बंदे के साथ जो वो बंदा कहेगा तुम मान लेना। तो हिंदू ने कहा कि यार ये ने एक मुसलमान मौलवी है, फलां मस्जिद का इमाम है, उसको अगर आप बुला लें तो जो वो फैसला करेगा मैं मान जाऊंगा। तो मुसलमानों ने तो नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, अब तो मस्जिद बन के रहेगी और ये और वो जनाब। और हिंदुओं ने उसे कहा कि पागल हो, वो तो मौलवी है मस्जिद का, तो मस्जिद ही बनवाएगा यहाँ। उन्होंने कहा यार मुझे उसकी इंटेग्रिटी पे शक नहीं है। वो अदालत में गए, उन्होंने पूछा उस अंग्रेज ने कि भाई ये जगह किसकी है? उन्होंने कहा कि ये हिंदू की है, ये मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, इसकी जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं, इसके बाद यहाँ मंदिर बनना है? उन्होंने कहा इसकी जगह है, मंदिर बनाए मस्जिद बनाए जो मर्जी करे, इसकी जगह है, सही कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। तो उसने फैसला लिखा, उसने कहा इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गया। इस बंदे ने हक की बात की है। और वहां जो बंदा खड़ा था जो हिंदू था, उसने इस्लाम की जब ब्यूटी देखी कि इस बंदे ने अपने ही बंदे के खिलाफ फैसला दे दिया है, तो उसने कहा अच्छा मेरा भी एक फैसला है कि यहाँ मस्जिद ही बनेगी और मैं आज के बाद इस्लाम कबूल करता हूँ। इतना खूबसूरती है इसके अंदर। और फरमाते हैं मौलाना कि वहां जितने लोग थे हिंदू उसके साथ है, थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये है इस्लाम की खूबसूरती कि ये फैसला इस तरह से किया गया। तो ये इंटेग्रिटी होती है कि किसी की साख के ऊपर बात करनी कि यार इससे फैसला करवाएं। जी, स्ट्राइव, कोशिश करें टू बी इम्पार्शल, फेयर, न्यूट्रल एंड कंसिस्टेंट इन एडमिसिंग, कि आपने कोशिश करनी है, इसकी जिम्मेदारी है टैक्स वालों की कि इम्पार्शल रहें, किसी की जानिब ना, जानबी, जानबियत क्या कहते हैं उर्दू में? गैर जानिबदार। गैर जानिबदार रहें आप, ये है। विदाउट रिगार्ड टू द रेस, सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। नहीं चल रहा? ये मोड से अच्छा, किसी को बुलाइएगा। सबसे ऊपर में टॉप में मीडियम सबसे ऊपर। ये वाला हाँ इसकी लाइट नहीं चल रही कि चल रही है? पता नहीं। ऑन हो गया, ऑन हो गया। कितनी चीजें कहीं कानून की पासदारी कहे, इम्पार्शल रहे और उसकी ऑनेस्ट हो अपने तमाम डीलिंग्स के अंदर। ईमानदार। प्रोवाइड प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विसेज। प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विस, डिले ना करें। अब तो खैर काफी माहौल बदल गया है, पहले तो हम टैक्स वालों के पास जाते साहब चाय पी रहे हैं, साहब चाय पी रहे हैं, ऐसे जैसे उन्होंने कट्टा ज़िबा कर दिया है। अब वो हलाल होगा, उसके पाए बनेंगे, फिर जनाब की चाय खत्म होगी। चाय पीते रहे हैं और उसके बाद कहा जी साहब जो है अब वॉशरूम में चले गए हैं। अब वो कट्टा निकालने गए हैं वॉशरूम में, अब फिर नहीं आ रहे। उसके बाद लंच टाइम हो गया साहब का, उसके बाद छुट्टी का टाइम हो गया, अब अगले दिन आ रहे। ये नहीं होना चाहिए यार। एक बंदा बैठा, मैं, यकीन करें कि मेरे पास स्टूडेंट आके बैठे हों, मैं एक डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, मेरी नमाज का टाइम हो तो मैं कोशिश करता हूँ नमाज को मैं डिले कर दूँ। बाज का दो नमाजें इकट्ठी हो जाती है मेरी, क्योंकि तो मेरे इदारे ने मुझे इस काम के लिए बिठाया कि इनको सर्व करो, इसके मुझे पैसे मिलते हैं। तो अगर मैं अपनी इस वक्त नमाज नहीं लूंगा, ये बच्चा है, पता नहीं इसकी वैन जाने वाली है, ये बच्ची खड़ी है, कोई इस तरह के तंग हो रहे हैं, तो ये मेरी नमाज को भी बुरा कहना शुरू कर देंगे कि यार ये इसको हमारे, वो हो सकता है वो नमाज से उसको पहले ही नफरत हो, पहले इसको गुस्सा। क्योंकि हम मस्जिद में तो ऐसे रखते हैं जैसे फिरौन होते हैं। घर में बीवी हमारी बात नहीं सुनती, लेकिन मस्जिद में जाके या कुर्सी इधर के पड़ी हुई है, ऊंची ऊंची बोलना और ये करना, और बच्चों के साथ "ओए, शोर कर रहे हो, पीछे चले जाओ भाई। तुम मर जाओगे तो जिसको तुमने दौड़ा दिया है ना, तुम आओगे, मरे हुए तो नहीं आना तुमने। तो जिसको तुमने दौड़ा दी, दौड़ लगा दी जिसकी, उसने भी कोई नहीं आना। उसको तो उन्स होना चाहिए, एक खुशी का एहसास होना चाहिए कि मैं जहां जा रहा हूँ मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलने वाली है। और यकीन करें अच्छे वाले बंदे जो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जिंदा है अभी भी, वैसे बड़े आराम से बच्चे को ऐसे कोनी मार के पीछे कर देंगे, कोई पता ही नहीं। वो बच्चा, उसने शॉर्ट्स पहने हुए, आजकल बच्चे पहनते हैं, तेन शर्म नहीं आती है, निकल जा तो। मस्जिद का माहौल खराब, भी माहौल तो तुम खराब कर रहे हो, वो तो कर ही नहीं बेचारा, ये शोर तुम मचा रहे हो। तो ये चीज का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बात क्वालिटी से निकल रही थी, क्वालिटी प्रोवाइड करना। बाज रहे फ्रॉम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पार्टीशन पॉलिटिकल एक्टिविटीज,
सही, आप ऐसे समझे, आप टेंशन नहीं लेनी आपने कि सर ऐसा तो नहीं होता। आप समझे कि ये लिखा हुआ है कानून के अंदर कि आपने क्या होना है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेना। आपने ऑटोनॉमी दोबारा याद करें, आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑटोनॉमी। पॉलिटिकली जो बंदा भी आपके सामने आ रहा है, वो बिलावल आ रहा है, मरियम आ रही है, इमरान खान आ रहा है, कोई भी आ रहा है, आप कहें यार मेरा इसके साथ, मैं जो ये बात प्रूफ देंगे मैं उसके मुताबिक फैसला करूँ। एक्यूरेटली रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग कार्रवाई को कहते हैं कि जो हो रहा है उसको लिखा जा रहा होता है ना, उसको प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। अच्छा, मीटिंग के एक होते हैं एजेंडा, ये याद रखिएगा। एक होता है एजेंडा, एक होती है मीटिंग की प्रोसीडिंग्स, और एक होते हैं मिनट्स। ये ये एजेंडा होता है किसी को बुलाने के लिए जो पॉइंट दिए जाते हैं कि आज इस मौजू के ऊपर बात होगी, ये होता है एजेंडा। मिसाल है कि आपको आपके घर वाले बुला रहे हैं कि बेटा आपकी शादी की बात होने लगी है, ये एजेंडा है। तो आपके ससुराल वाले आपको देखने आ रहे हैं, अब उस दौरान वो आपसे बैठ के जो डिस्कशन हो रही है, ये प्रोसीडिंग है। कि आप, वो कहते हैं जी मेरे, मुझे एक साहब देखने आए, तो उन्होंने, उनको मैंने बोतल पेश की, मेरे ऑफिस में ही आए, तो कहते आदि तुम पियो, मैं कहा मैं नहीं पीता। कहते नहीं नहीं यार तुम पियो। उन्होंने पी। फिर मैं कहते थोड़ी सी वॉक करते हैं। मुझे अभी, मैं नया नया इस काम में पड़ा था, मुझे क्या पता था कि मुझे वॉकिंग करवा रहे हैं, तो मेरे साथ ना कुछ लॉबी में चलते रहे, बातें करते रहे, सारा कुछ जो था। तो मैंने फिर अपने अंकल से, जिन्होंने उसे भेजा था, पूछा ये क्यों करवा रहे थे। उन्होंने कहा जी ये आपको चेक कर रहे थे चल के कि लंगड़ा तो नहीं है, सही चलता है। लड़कियों को भी चलाते हैं, कद कितना है इसका, चलती ठीक है, महंगी तो नहीं है, ये वाली चीजें सारी चेक करती हैं। जैसे बकरे को नहीं चेक करते कि कुर्बानी इसकी जायज होगी या नहीं होगी। वो मुझे ऐसे ही उसने पूरा, उस साहब ने जनाब किया, बोतल, उसने कहा पानी तुम्हें इसलिए पिलाया कि तुम पीते कैसे हो। मैं कहा मैं कोई वॉडका थोड़ी पीता हूँ भाई, बोतल है मैंने पी लेनी थी आराम से। तो उसने सारी जो चीजें जो हुई चेक करने के बाद उसने मुझे कहा कि जी नो। तो मैंने पूछा जी इनकार की वजह कोई है। उन्होंने कहा जी बस, उन्होंने कहा जी अभी ये सीए कर रहा है, पता नहीं इसका कब सीए होना है, मैंने शादी करनी है बच्ची की। तो मैंने कहा जी फिर ये सीए के साथ अगर आप शर्त लगा रहे हैं तो फिर तो होगी शादी। राइट, जो चीज कन्फर्म है उस पर आप आ नहीं रहे, कंटीजेंट चीजों के साथ इसको अटैच कर रहे हैं, तो ये बात तो ठीक नहीं है। ये समझ आ गई आपको प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग मेरे साथ हो रही थी। तो मिनट्स क्या थे कि मैंने इसके साथ अपनी बेटी की शादी, ये मिनट जो फैसला होता है उसको मिनट्स कहते हैं। समझ आ गई। तो उसके बाद आपको यस नो जो मिलता है वो क्या होता है उसके मिनट। तो जैसे ही अब आपको आपकी शादी का मिले पैगाम, तो समझे ये एजेंडा है। प्रोसीडिंग की तैयारी करें और मिनट्स में क्या होगा, फैसला होगा उस मिनट का कि क्या फैसला होगा। रिफ्रेन फ्रॉम सोलिसिटिंग गिफ्ट फ्रॉम एक्शन एंड नॉन, देखिए वही चीजें बार बार आ रही हैं, लोगों से गिफ्ट लेना बंद करें। एक स्टूडेंट का ग्रेड बना रहा था, तो उसने मुझे कॉल की कि सर गाड़ी कहाँ खड़ी है। मैंने कहा जी बेसमेंट में, पार्किंग में। कहता चावल लेके आओ, हमारा शेलर है। मैंने कहा भी तुम मेरे से पढ़ रहे हो, तुम्हारा ग्रेड मैंने बनाना है। कहता सर मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं कहा नहीं अभी नहीं, मैं लूंगा जब ये ग्रेड लग जाए, क्योंकि वो फेल हो रहा था। तो मैंने कहा कि जब ग्रेड लग जाए फिर तुम मुझे गिफ्ट दोगे, मैं ले लूंगा, अभी नहीं यार, अभी माजरत। बड़ा उसने कहा, मैंने कहा नहीं। तो वो फेल हो गया, उसने कोई चावल नहीं दिया। मेरे दिल पे लिखे हुए अभी तक कि यार एक 50 किलो चावल थे, मुझे आज तक नहीं। हाँ जी, ये है। मेक रीजनेबल एफर्ट टू कलेक्ट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट टू द स्टेट। और कोशिश क्या करें, कम खर्चे के ऊपर पैसा निकलवाए जितना पॉसिबल हो, अपने लिए नहीं। रिस्पॉन्ड टू द वैलिड टैक्स पेयर रिफंड, और जो लोग रिफंड मांग रहे हैं उनको तंग ना करें, उनका रिफंड दे विद द सेम डिलीजेंस एज एम्प्लॉयड इन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। जिस जज्बे से तुमने वो लिया था उसी जज्बे से उसका पैसा भी वापस करें। कर्जे की मिसाल ले लें, आप कर्जा कितने जज्बे से लेते हैं, और जब वो अपना कर्जा मांगता है तो आप कितने जज्बे से उसको फिर बुरा भला कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि तुमने मेरे से पैसे मांगे, मैंने तुम्हें दे दिए, मैंने वापस मांगे,
तो तुमने ना दिए तो मुझे अच्छा ना लगा, मुझे बुरा लगा। तुमने दोबारा मेरे से पैसे मांगे तो मैंने तुम्हें इनकार किया, और तुम्हें बुरा लगा तो क्यों ना तुम्हें बुरा लगे। समझ आ रही है? पहले भी तुमने जलील किया है, तो अब मैं तुम्हारे बुरा लगने को, तुम्हारी नाराजगी को, तुम ही नाराज रहो मेरे से, ये बेहतर है बजाय कि मैं नाराज हूं। हमें तो पैसा लेने के लिए झूठ बोलना पड़ता है कि यार मुझे फलां जगह चाहिए। मैंने एक बंदे से पैसे मांगे, मेरा रिश्तेदार था, कहता तुम्हें भी चाहिए। मैं क्या, हाँ यार ठंड बहुत है तो चीज कोई नहीं मिल रही, मैंने आग सेकनी है, नोटों को आग लगानी है। कहता मजाक कर रहे हो। मैं कि यार वादा आ गया है ना, यस। टाइम आ गया है, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा इसके साथ क्या मकसद है? तुम मेरे घर की चीजें उठा के ले जाओगे जो मुझे नहीं चाहिए, जब चाहिए होगी मेरे से ले जाओ, ये क्या बात है? टाइम आ गया, पैसे वापस करो, अल्लाह अल्लाह और खैर से लो। दोबारा उसने मांगे, मैंने ठुक के जवाब दिया। कहता पैसे, मैं कहा नहीं देने। कहता है नहीं, मैं कहा है, देने नहीं है तुम्हें। उसने मेरी माँ को कहा कि इमरान पैसे नहीं दे रहा, अम्मी ने मुझे फोन किया, पैसे नहीं इसको दे रहे। मैं क्या है, इसको देने नहीं, इसने पहले मुझे जलील किया। तुम्हारा रिश्तेदार है। मैं क्या ठीक है, रिश्तेदारी खराब करने पे तुला हुआ है, मैं रिश्तेदारी कायम करना चाहता हूँ। ठीक है। चलते हैं यार थोड़ा सा। तो स्टूडेंट कहते हैं सर जी ये क्या, एजुकेट, फिर ऑन करना मेरे, एजुकेट टैक्स पेयर ऑन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस टैक्स पेयर को बताएं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तुम्हारे राइट्स हैं क्या है, राइट। ये हमारे नोटिस में बहुत अच्छा लिखा होता है कि जो मैंने तुम्हें नोटिस भेजा है, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है, तुम तंग हो, तो फलां बंदा, उसका ये नंबर है, मेरे खिलाफ तुम शिकायत कर सकते हो। ये हमारे नोटिस में आजकल बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये बात लिखी होती है, वो माने ना माने लेकिन लिखी होती है बात। क्या जिम्मेदारियां हैं? तमाम कानून की पासदारी करें, राइट। नहीं चला? हाँ, तुम्हारी तरह ही है ये। आइए बस अब अरहम, ये अभी आप प्लीज जाके जरा करो शायद। अच्छा जी, कितनी चीजें होती है देर में, हम जरा देखें। कानून की पासदारी करें, ओपन पॉलिसीज हों, ऑफ करके ऑन कर लें, पीछे स्विच लगा हुआ उससे। जी, तो क्या करना चाहिए? ये इधर ही ना पड़ा है, चल गया चल गया चल गया चल गया। जी, ये इसको इधर आते हैं, ये दूर में जाए। लेकिन जी, कानून की पासदारी करनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? फैसला जल्दी करे, लोगों का रिफंड टाइम पे करे, उनको तंग ना करे, उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताए, राइट रिकॉर्डिंग सारी रखे, उनकी जो प्रोसीडिंग है वो भी उनको बताए। ये तमाम चीजें उसको करनी चाहिए। लें जी, अब आगे मैं और आप, दो पार्टीज हमारी कंप्लीट हो गई। कानून बनाने वालों को कैनन्स के मुताबिक कानून बनाने चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन करने वालों को अपनी पावर का मिस यूज नहीं करना चाहिए। और उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को तंग नहीं करें, गिफ्ट ना लें, प्लान्स को ओपन रखें, ये सारे काम वो ठीक से करें। अब आगे प्रैक्टिशनर, टैक्स पेयर का एजेंट आ गया। कौन है ये? टैक्स पेयर का एजेंट। यानी उर्फे आम में जिसको कहते हैं मैंने वकील कर लिया है ना, एथिक्स फॉर टैक्स पेयर। इसके साथ हम जाके आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ वही है, आई कैप कोड ऑफ एथिक्स। ये क्या है? इसमें सिर्फ इतनी चीज शामिल है आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स के अंदर,
कि अगर क्या आपको जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसका काम करना या नहीं करना। बाकी आप हर जगह टैक्स का, अगर किसी का आप ऑडिट का काम नहीं कर रहे तो वहां कोड ऑफ, वो वाले कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। ये वो वाली बात है। नहीं ये क्या है कि अगर ऑडिट का काम कर रहे हो तो कैसे आपने काम करना है, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है। लेकिन ये जो है ना, ये हमारे जनरल है, मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल जो है वो क्या क्या है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इंटेग्रिटी वही है, साख जिसे कहते हैं, कि लोग आपके ऊपर एतमाद करते हो। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, जो आपका मकसद है आपको उसी मकसद के लिए ही काम करना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिविटी है। अगर आप ये इन जनरल अप्लाई करें तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स पे भी अप्लाई होते हैं, ये तमाम डिपार्टमेंट्स पे भी यही अप्लाई होते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, ये दो चीजें हैं, इनको वैसे अलग अलग रखना चाहिए लेकिन उन्हें इकट्ठा कर देते हैं। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इससे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहली क्या है, इंटेग्रिटी। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड डजंट मीन के बदतमीज हो, अखलाक के दायरे में रहते हुए आप बात करें। मैं आपका वो क्लाइंट पूछ रहा है कि ये मुझे अमाउंट डिक्लेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका हाँ डिक्लेयर करनी चाहिए, राइट। असूल यही है कि आपको ये अमाउंट डिक्लेयर करनी चाहिए। एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। इंटेग्रिटी इंप्लाइज नॉट जस्ट ऑनेस्ट बट ऑल्सो फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। ये आपकी इंटेग्रिटी, आपके क्लाइंट को ये एतमाद होना चाहिए, द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू माय कंसल्टेंट इज सेफ, इज नॉट प्रोवाइडिंग टू माय इंफॉर्मेशन टू समबडी एल्स। यानी मेरे पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आए, वो इंपॉर्टेंट हो, सेंसिटिव हो, तो मैं पहले उस बंदे से पूछता हूं कि ये जो बात तुमने फलां बंदे के लिए कही है कि उसको तुम्हारा पैगाम दूं, एम आई अलाउड टू ट्रांसफर शेयर दिस मैसेज एज इट इज विद दैट पर्सन और नॉट। वो कहता नहीं यार, इसमें मैंने ये जो बात की है ना वो उसको बुरी लगेगी, मेरा पैगाम उसको दे दो, फिर मैं उसका मैसेज आगे फॉरवर्ड। लेकिन हम जो करते हैं ना, तुमने ये कहा उसने ये कहा, ये बदतमीजी है, ये फेयर नहीं है। आप उसकी मर्जी के बगैर कोई इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी, इंटेग्रिटी। यस सर। ऑब्जेक्टिविटी, मकसद है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा। यानी ऑब्जेक्टिविटी का जो ऑपोजिट है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सास को इसके हिलने से मसला नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, इसको कंडेम करना, इसको करब करना, सही है। यस यस सर। अगर वाकई उसको लगता है कि ये बहुत हिलती है और उसी बात पे वो बजिद है तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव यही है, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। टैक्स प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट, राइट। उनको क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट अलाउ बायसनेस, वन साइडेड उसको नहीं होना चाहिए, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं, और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, और किसी के ऊपर अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं डालना चाहिए। आपने कभी देखा जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको कहते हैं सबसे पहले यरकाते हैं वो, राइट। आपको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद एकदम से आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, क्या है तेरे पास, राइट। ये एक होती है, उससे बंदा क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, बात का तो गलत भी किया जाता है, आपको लॉ में पढ़ाया जाता है नहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी जिद है ऑब्जेक्टिविटी। आपको अपने मकसद के साथ काम करना चाहिए, जो आपका मकसद है, दैट्स इट। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। बाज लोग बड़ी केयर करते हैं लेकिन उनको काम नहीं करना आता, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं होती। बाज लोगों में कॉम्पिटेंसी तो होती है, केयर नहीं करते। समझ आ रही, बाज लोगों में, मैं इसकी अक्सर मिसाल देता हूं कि मेरी शादी का जो फर्नीचर था तो वो साहब जो थे वो पॉलिश करने आए, बड़ी उसने मेहनत की, बेचारे ने दिन रात लगा रहा, बेड़ा गर्क कर दिया उसने मेरे फर्नीचर का।
आखिरी दिन जब वो जाने लगा तो मैंने घर के जो पेंट भी करवाने थे, तो मैंने उससे पूछ लिया कि साहब ये जो पेंट मैंने करवाना यार, तो कोई बंदा तो देना। मैं वैसे पूछ गलत बंदे से रहा था जिसने ऑलरेडी मेरा काम का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ था। मशवरा भी ठीक बंदे से लेना चाहिए। कहता जी मैं कर देता हूँ। मैं क्या, फर्नीचर का तुम काम करते हो, डिस्टेम्पर के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कहता असल काम मेरा यही है। तो मैंने कहा फर्नीचर मेरा क्यों कर रहे हो? कहता जी असल में जिस बंदे ने मुझे भेजा है ना, उसने कहा कि यार डिस्टेम्पर का काम तो कोई नहीं मिल रहा, फर्नीचर का एक काम आया है, वो कर लोगे? तो मैंने कहा जी कर लूंगा। तो लिहाजा फिर मैंने ये काम, और वो आज तक मैं अपने फर्नीचर को देखता हूँ तो मुझे वो वाकया याद आता है। तो मेरा दिल किया, वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ था, मेरा दिल किया कि इस उल्लू के पट्टे को मैं यहीं से नीचे फेंक दूं। यानी उस शीशम का फर्नीचर था, उसने सत्यानाश उसका, आज तक नहीं वो ठीक हो सका, ऐसी पॉलिश मार के गया है वो। राइट। तो ये ड्यू केयर जो है, उसने ड्यू केयर बहुत की, बट ही वॉज प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट। अब एक बंदा बहुत कॉम्पिटेंट है, गंद मारी जा रहा है, वो काम ही नहीं ठीक कर रहा, तो वो क्या कर रहा है? वो ड्यू केयर के साथ काम। तो हमें ये कहा गया है, मिसाल मैं और देता हूँ। मेरे पास एक दफा आया, उन्होंने कहा जी मैं, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसकी रिटर्न फाइल कर दें, हमने आपकी वीडियोस, मेरा एनपीओ के ऊपर मेरे लेक्चर्स हैं। मैंने कहा यार मैं पढ़ाता हूँ, उसके ऊपर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। उन्होंने कहा जी आप पता तो है ही आपको कैसे करना है। मैंने कहा यार बात गलत है, आपकी पहली रिटर्न ना होती तो मैं काम कर देता। आपकी जानी ही फर्स्ट रिटर्न है, और फर्स्ट रिटर्न बड़ी क्रिटिकल होती है। तो आप किसी ऐसे बंदे से काम कराओ जो रूटीन में काम करता है, आपका काम खराब ना हो, ताकि आप मुझे देखिए, वो अभी भी मेरी इज्जत करेगा ना, कि यार ये बंदा मास्टर है, ये टैक्स के अंदर बड़ा काम इस करता है, इसकी थ्योरेटिकली इसकी ग्रिप इसमें मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला करम करे। तो इसने मेरा काम नहीं पकड़ा, क्यों? मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट था, लेकिन मैं केयर नहीं कर सकता था उसकी, इसलिए मैंने कहा ये किसी और को दे दो। तो ये होती है चीज कि आपको, एक प्रैक्टिशनर को दोनों चीजों को देखना चाहिए कि आई एम प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और नॉट, मैं इसकी केयर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। Tax practitioners have a duty to maintain their professional knowledge and skill at such a level, इस लेवल तक रखनी चाहिए, that a client, और अच्छा ये बार बार लफ्ज में क्लाइंट बोलता हूँ, ये समझ आ रही क्या है? जिसका आप, जो आपसे काम करवाता है, और एम्प्लॉयर रिसीव्स कॉम्पिटेंट सर्विसेज, इतना आपको प्रोफेशनल होना चाहिए कि उसको कॉम्पिटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें, बेस्ड ऑन करंट डेवलपमेंट, जो करंटली जो काम हो रहा है उसके मुताबिक आप सर्विसेज प्रोवाइड करें इन प्रैक्टिस, लेजिस्लेशन ब्ला ब्ला। एंड दूसरी बात ये देखिए, यहां से ड्यू केयर शुरू हो रही है। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड एक्ट डिलीजेंटली, बड़े जज्बे और शौक से उसको काम करना चाहिए, एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। पहला काम क्या है? ही शुड वर्क विद प्रोफेशनल नॉलेज, and he should make sure that he has the required knowledge to provide competent services to my client. And number two, according to that knowledge, he should work diligently. This is due care. It's okay? Yes, Yes, sir. sir. तीसरी चीज है कॉन्फिडेंशियलिटी। उसको क्या करना चाहिए? उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करें अनलेस इट इज अलाउड बाय द क्लाइंट और द लॉ। बस दो ही चीजें हैं, तीसरी कोई चीज मौजूद नहीं। अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ भी चीजों को डिस्कस नहीं करें। राइट। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, किसी क्लाइंट के साथ मैं किसी और क्लाइंट का कोई वाकया डिस्कस करूं ना, तो अक्सर वो क्लाइंट चला जाता है। ये मैंने नोट किया है। क्यों? कारोबारी लोग बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, पढ़े लिखे बेशक ना हो, वो कहता है कि अगर ये फलां बंदे की बात मेरे से डिस्कस कर रहा है तो मेरी भी किसी से डिस्कस कर रहा होगा। तो अगली दफा कहता है सर मेरा यूजर नेम दे, पासवर्ड दे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, किसी और के पास चला जाता है। तो इसलिए ये एहतियात करनी चाहिए कि आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को जगह जगह, हाँ वैसे हम ये रेफरेंस के तौर पे डिस्कस करते हैं कि सर मेरा एक क्लाइंट था, आप ही की तरह का केस था, तो उसमें ये मसला हुआ था, तो हम, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी हो। इससे वो खुश होता है कि इसने, इसके पास नॉलेज है और वो चीजों को लेके चल रहा है।
tax practitioners should respect the confidentiality of the information acquired as a result of professional and business relationships, should not disclose such information to third party without authority or unless there is a legal professional right. बस इसको आप याद कर लें. A practitioner should respect the confidentiality of the information provided by the client. However, he can disclose information unless it is allowed by the client or by the law. That's it. ये है confidentiality. Professional behavior, body language जिसको कहते हैं, body language इसको कहते हैं. एक शख्स मेरे पास आया और उसने मेरे से आके कोई इंफॉर्मेशन दी, मैंने उसको प्यार से तसल्ली से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ना कि उसके मैं गले पड़ जाऊं. आप ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखेंगे. मसलन मैं गया हूं, मैं मरीज हूं, तो नर्स का या डॉक्टर का क्या बनता है, जी आप कैसे हैं, क्या आपका इशू है, कैसे हैं आप, प्लीज बैठे, मैं आपका, अब मैं ये 2 पेशेंट देख लूं फिर मैं आपके पास आ रहा हूं. चे जाए कि आप उसको डांट दे आगे से, जो कि नॉर्मली देखने में वो आता है, अरे उधर चले ना, चला आप चले इधर से, क्या शोर मचाया हुआ आपने. वो कह रहा जी मेरा पेशेंट चीख रहा है, उसको तकलीफ है. तो मैं क्या करूं, मैंने गोली मारी है उसे, चलो बैठो उधर जाके. हु द हेल यू आर, कौन है आप. मैंने अपने डॉक्टर से पूछा आपने क्या डायग्नोज किया है मेरी वालदा का. उसने मुझे ना गया तो ऐसे ही फटाफट उसने जनाब पर्ची लिखी, ये दवाइयां ले आए. मैंने पूछा व्हाट यू हैव डायग्नोस्ड. कहता व्हाट इज मेंट बाय डायग्नोज. मैं कही जो आपने दवाई लिखी है ये किसी बीमारी की वजह से लिखी है ना. इनको बुखार है और इनको सर दर्द है. मैं कहा दीज आर द सिम्टम्स, दिस इज नॉट द डायग्नोज. नहीं बुखार है ना. मैं कहा भी आपने डायग्नोज क्या किया है, दवाई क्यों लिख रहे हैं आप ये वाली. मेरी वालदा बूढ़ी हैं, कुछ चीज की एलर्जी हो जाए उनको, वो जी हम रूल आउट करेंगे. तो मैं इट मीन यू आर सेइंग दैट यू डिडंट डायग्नोज एनीथिंग, आप मुझे ये लिख के दे रहे हो. अब ऐसा मिजाज लोगों को मिलता नहीं है नॉर्मली लोगों से, और फिर उस जिसने दाढ़ी रखी हो उससे अंग्रेजी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो. कहते जी वो अभी तो मैं चाह रहा हूँ इनका बुखार नीचे उतरे. मैं क्या मेरा सवाल अपनी जगह पर है, इसका मतलब आपने कुछ भी डायग्नोज नहीं किया. मैं क्या आपका जवाब ये है कि आपने अभी तक कुछ डायग्नोज नहीं किया, आप सिर्फ इसके बुखार का इलाज करवाने लगे हैं. मैं बुखार के लिए नहीं आया, इनको कोई और प्रॉब्लम है. कहते जी इनको कार्डियक का मुझे इशू लग रहा है. मैं कहा यस इशू लग रहा है, डायग्नोज नहीं किया. हैव यू कॉल टू द कार्डियक सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट और नॉट, मुझे ये बताएं. और डॉक्टर फलानी ने कॉल कर दे. मैं कहा यस, जितनी देर में इनका बुखार उतरता है आप उनको कॉल करें, इनका ईसीजी करना है, जो भी करना है आपने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ताकि उनके आने तक वो आए और फिर वो चली जाएं और आप उतनी देर में कहें जी हमने इसकी ईसीजी नहीं करवाई, फलाना नहीं किया. वो पहले करवाएं प्लीज, आपको इतना तो पता है ना. जी जी वो करवाते हैं, ये मेडिसिन लेके आए. मैं कहा ठीक है, मेरे आने तक इनकी पर्ची पुर्ची बनवाएं, जो भी आपने करना है ईसीजी वगैरह जो भी करनी है वो टेस्ट करवाएं प्लीज. ठीक है. उसको फिर समझ आ गई कि बंदा ठीक नहीं है, इसका काम करना ही पड़ना जिस तरह ये कह रहा है. सही है. तो प्रोफेशनली बिहेवियर जो है वो आपका अपने क्लाइंट के साथ है ठीक होना चाहिए. टैक्स प्रैक्टिशनर शुड कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड शुड अवॉइड एनी एक्शन दैट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन. ऐसा काम मत करें जो आपके प्रोफेशन को क्या करे, डिस्क्रेडिट करे. एक दफा एक बंदे ने मुझे काम दिया और उसने कहा कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे. मैंने कर दिया, बड़ा अच्छा, उसने लेविश खाना खिलाया, सब कुछ खिलाया. काम करने के बाद मुझे 5,000 रुपये दे दी. मैंने कहा ये क्या है. कहता है वो जो आपने काम किया 10 मिनट तो आपने लगाए हैं. मैं कहा मेरे साथ इतने पैसे आपके डिसाइड हुए हैं, वो काम ही उतना नहीं है. तो मैंने कहा मैंने दंड बैठ के निकालनी है इधर, आपका जो काम था मैंने पूरा नहीं किया. कहता जी काम तो मैं कहा काम थोड़ा था या बहुत था, मैंने आपको बताया था कि ये काम है, मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, मैंने ये काम कर दिया. कहता सर अब यही एक्सेप्ट कर लो. मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा ये लो. मैंने कहा तुम क्या समझते हो, सारी दुनिया को बताते हैं फिर. कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आया था मेरे पास, 5,000 दिया उसे मैंने.
फिटे मुंह तुम्हारा यार, मैंने नहीं लिया। एक मेरा स्टूडेंट भी, उसने उसने भी ऐसे ही किया। उसको उसके बॉस ने कहा कि तुम इस बंदे को रिपोर्ट करोगे, जो एमबीए था। उसने कहा वो एमबीए है भाई, उसको पता ही नहीं है इस काम का, मैं क्यों उसको रिपोर्ट करूंगा। उसको गुस्सा था उसके ऊपर, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तप बड़ी थी उसको, बॉस को उसके ऊपर अड़ता था। उन्होंने कहा सर मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर सकता, मैं आपको ही रिपोर्ट करूंगा, मेरी मेरी एम्प्लॉयमेंट इसी वजह से हुई हुई है कि मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, यही है, बस कह दिया ना आपको। वो घर गया, उसने जनाब ईमेल की, जनाब रिजाइंड। उन्होंने कहा कल से नहीं मैं आ रहा, मेरा हिसाब करो, अल्लाह खैर से। उसने मुझे बताया, उसने कहा मेरी वो मिन्नतें कर रहे हैं कि जी आपकी मेहरबानी आ जाए, आप मुझे रिपोर्ट करें। मैंने कहा अब हूं नहीं। अच्छा आपने नहीं ये हरकत करनी, क्योंकि वो एक अमीर ज्यादा था, उसके पास ठीक ठाक था। आप भी ऐसी हरकत करके आ जाएं, उसके बाद जॉब ना मिले, बाद में मुझे बददुआएं दे, ठीक है ना। तो जरा आपने ये काम ध्यान से करना। They should behave with courtesy and consideration towards all and whom they come into contact with the professional capacity. इन प्रोफेशनली आपका बिहेवियर होना, डिस्क्रेडिट ना करने दें। आई कैब ने एक दफा लेटर भेजा था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख से कम है तो आपने जॉब नहीं करनी, हमें इन्फॉर्म करें, हम आपके लिए जॉब का अरेंज करते हैं। ताकि ये ना हो कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट 20-20, 25-25 हजार में काम कर रहा, हमारी डिग्री की वैल्यू का बेड़ा गर्क हो जाए। ये खुद मैंने पढ़ा था। फिर उन्होंने एक और पॉलिसी दी हुई है हमें कि आप कम से कम अपनी पॉलिसी बनाएं, लाइफ इंश्योरेंस लें आप 2-2.5 करोड़ रुपए की। नहीं है तो हमें बताएं, हम आपकी इंश्योरेंस लेके देते हैं, ताकि आप मर जाएं और आपके बच्चे बाद में सड़कों पर घूम रहे हो, ये भी ना करें। उनके लिए भी कुछ छोड़ के वो जाए, तो ये होती है। समझ आ रही? अच्छा जी, इसके साथ अब मैं टैक्स पेयर को छोड़ रहा हूं ताकि प्रैक्टिशनर को कंप्लीट कर लूं। ये बात समझ आ गई? यस सर। प्रैक्टिशनर को क्या होना चाहिए? इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, हाँ, कॉन्फिडेंस है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ड्यू केयर करनी चाहिए, बिहेवियर उसका प्रोफेशनल होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे, उसकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए, और नॉलेज प्रोफेशनल होना चाहिए, और काम ड्यू केयर के साथ करें, और मकसद उसका ऑब्जेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए, और इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी एट द टॉप होनी चाहिए, राइट। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मैं अभी मेरे इस साल एक क्लाइंट ने मुझे कहा, वो अपना काम मेरे से कराता था, मैं अपनी वालदा को भी फाइलर बनाना चाहता हूँ। 2 मिनट का काम था। तो मैंने कहा क्यों बनाना चाहते हैं? उनकी कोई टैक्सेबल इनकम है? उन्होंने कहा उनको पेंशन आती है मेरे वालिद की। मैं कहा वो तो एग्जाम्प्ट है। कहते जी उनके नाम पे जमीन भी है। मैंने सुना कि जिसके नाम जमीन हो, गाड़ियां हो, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ती है। मैं क्या आपके वालिद हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैं क्या बेवा के ऊपर तो ये शर्त है ही नहीं। मैंने कहा आपने उनके नाम को, ये कहता फाइलर होंगे तो टैक्स उनका कम कटेगा। मैंने कहा कहाँ वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहीं भी नहीं। तो मैं कहा इसका फाइलर और नॉन फाइलर के साथ क्या ताल्लुक है? कहता नहीं होता। मैं कहा नहीं। कहता मुझे लोग कह रहे हैं इनकी इतनी प्रॉपर्टी है तो उनको फाइलर कर रहे हैं। मैं कहा मकसद क्या है, फाइलर क्यों करना है? कहता जी, मैंने कहा देखो मुझे पैसे मिलने हैं ना, इनका 2 मिनट का काम है, इनकी कोई इनकम ही नहीं है, मेरे लिए 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से, तुम मुझे पेमेंट कर दोगे। लेकिन आपको कभी ना कभी पता चल जाएगा कि इमरान ने मुझे थुक लगाया हुआ है। मकसद कोई नहीं था इसका, मैं खाम खा, इसको पता था। मैंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है आप इसको ना करें, जब जमीन बेचनी खरीदनी होगी फिर इनको कीजिएगा। इनका इम्पैक्ट सिर्फ उधर ही आना है, और इसकी जगह नहीं आना, राइट। अब वो जो बंदा गया है, वो क्या इमेज लेकर गया है? एक तो मेरी साख बनी कि इसको पैसों की जरूरत है नहीं है, राइट, ये इतना थोड़ा हुआ बैठा नहीं हुआ कि जनाब मेरे ऊपर है। दूसरा उसको पता है कि इसके पास टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है कि मेरे साथ बहस कर सके। और तीसरा ये है कि कभी भी कोई बंदा काम कहेगा यार इमरान के पास चले जो मशवरा ठीक देगा तुम्हें, राइट। ये होती है चीज कि आपने उनके साथ काम इस तरह से करना। किसी के साथ मैं उलट भी करता हूँ, वो पंगे ले मेरे साथ, उनका काम होना हो और मुझे वो समझ रहा हो ना कोई बंदा कि ये मेरे से पैसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैं उसके साथ यही करता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी रिटर्न करवा लें ना करवाएं, वो मुझे दाना डाल रहा होता है कि ये, हालांकि उसकी रिटर्न जमा होनी होती है। मैं ऐसे कहता हूँ यार आपका दिल है, देख लें। मैं कहा ना करवाएं भाई, आप आपकी मेहरबानी।
फिर जब उसको रगड़ा लगता है ना, मैं कहता हूँ यार मैंने आपको मशवरा दिया था करवा लें, आपने कहा जी ये कर लें वो कर लें, मैं कहा ना करवाएं, क्योंकि आपको मेरा मसला था कि ये पैसे ले लेगा। एक बंदे ने अभी 10 लाख रुपया टैक्स जमा करवाया ज्यादा, नॉन फाइलर होने की वजह से। तो मुझे फोन करके कहता है यार वो मेरा भाई जो है वो ये। मैंने कहा भाई आपने मेरे से पूछा था, मैंने कहा इसको फाइलर करवा लें क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है। तो आपने तेली नहीं देनी, वेली देनी है। मैंने आपने मुझे नहीं फीस देनी, अब आप दे रहे हो ना 10 लाख रुपया, ये सही है, यहाँ तुम सेट बैठे हो, दो इसको पैसे हो। ले जी, आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट ये एरिया है, इसको आप 3 स्टार या 4 स्टार लगा लें, जनरल नहीं है ये, लेकिन आप इसको स्टार लगा लें। कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, असल में ये प्रैक्टिशनर ही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या है, 3 इश्यूज इसमें डिस्कस हुए हैं। टैक्स सर्विसेज, आप में से कितने लोग हैं जो लिखते हैं घर जाके जो मैं काम करवाता है? जो मैं काम करवाता हूँ घर जाके लिखते हैं अपने अल्फाज में सादा, कम से कम कॉन्टेंट्स तो लिखते होंगे कि नहीं, या चवल ही हैं? यार कम से कम आप उसको रिप्रोड्यूस जरूर करें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अनलेस अनटिल यू रिप्रोड्यूस योर कंटेंट्स। ये बात ज़हन में रखें, सही है। पहला सवाल ये है कि टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। टैक्स रिटर्न की प्रिपरेशन करते हुए इन चीजों का ख्याल। अब ये टैक्स सर्विसेज और टैक्स रिटर्न में क्या फर्क है? टैक्स सर्विसेज ये होती हैं, मैं आपको अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चलेगा। लेट मी फाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो नजर आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको? नहीं आ रही? पैकेजेस की या कोई निशात की नहीं नजर आ रही? इतना टाइम नहीं है, उतनी देर में मैंने यहाँ से फाइंड कर लेनी जी। मैं डाउनलोड ही कर रहा हूँ उसको, कहीं जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा, इसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गई। इसको बंद कैसे करना, मैं यहां से इसको खोल लेता हूँ। पेज नंबर कौन सा था? 61। पेज नंबर 61। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको नजर आना चाहिए कुछ टैक्स का। ये देखें, डेफर्ड टैक्सेशन कुछ नजर आ रहा है आपको? ये ये वाली अमाउंट नजर आ रही है आपको? डेफर्ड टैक्स की है ना ये एक, ठीक है। 29 बिलियन होगी ये अमाउंट। एक ये अमाउंट आपको नजर आ रही है। इसी तरह आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कुछ अमाउंट्स नजर आएंगे। नीचे चलते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स, ये देखिएगा, ये वाली ये नजर आ रही है, ये वाली। ये इसकी बात की जा रही है
कि अगर मेरा क्लाइंट जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूं वो कहता है साहब ये फिगर कैसे कैलकुलेट करनी है, मुझे ये कैलकुलेट करके दें, इसकी मैं आपको पेमेंट कर दूं। डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करना, किसके लिए? ये इंफॉर्मेशन टैक्स वालों को नहीं जा रही, दो चीजें अलग अलग है। एक टैक्स की इंफॉर्मेशन किसको जा रही है? आपके टैक्स पेयर नहीं, ये आपके जो शेयर होल्डर है ये उनको जा रही है। शेयर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको जा रही है, ये उनके लिए है। एक है कि आपका क्लाइंट ये कहता है कि साहब हमारी टैक्स रिटर्न उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं, ये एक फॉर्म है। टैक्स रिटर्न क्या है? एक फॉर्म है जिसके ऊपर पाकिस्तान में हर टैक्स पेयर एफबीआर को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको टैक्स रिटर्न कहते हैं। तो जो इसको फाइल करता है, जमा करवाता है, उसको फाइलर बोलते हैं, ऐसे ही बता रहा हूँ। और नॉन फाइलर फाइलर का ये है। टैक्स रिटर्न क्या है? उर्दू में इसको गोशवारा कहते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सर्विसेज हैं जो आपको बताई जा रही। पहली मैंने क्या कहा? टैक्स सर्विसेज वो सर्विसेज, यानी आपका क्लाइंट कहता है कि ये इंफॉर्मेशन तुम दोगे। अच्छा, इससे ऊपर इंफॉर्मेशन किसकी है? अकाउंटेंट की। ये सारी इंफॉर्मेशन किसने बनाई है? अकाउंटेंट ने। तो मैं इसका ऑडिट कर रहा हूं, इसका ऑडिट करने के बाद इसके ऊपर रिपोर्ट दूंगा ये ठीक है या, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन अगर मैंने खुद ही बनाई है तो इसके ऊपर मैं क्या नुक्स निकालूंगा? कुछ भी नहीं। भाई जो काम मैं करूंगा, मैं खुद ही जो है वो अपने काम को मैं तो नहीं रिव्यू कर सकता ना। मेरा ही काम है और मैं ही इसको रिव्यू कर रहा हूं। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि उस जज के खिलाफ एक अपील आई है कि ये जज साहब जो है ये करप्ट आदमी है, और वो जज खुद ही बैठता है, ये मैं फैसला करूंगा कि मैं करप्ट हूं या नहीं। तो कहते हैं भाई तुम तो पार्टी हो। कहता पार्टी तो होनी चाहिए, पार्टी तो होगी। रात को जो पार्टी हमने की है वो आपको पता ही नहीं कैसी पार्टी हुई है। समझ आ रही है? तो ये है, इसको क्या कहते हैं? रिव्यू थ्रेट। लॉ कहता है अगर तुम अपनी ही इंफॉर्मेशन को रिव्यू करोगे, खुद उसको जांच करोगे, उसकी असेसमेंट करोगे, तो तुम्हारे ऊपर एक थ्रेट आएगी विच इज कॉल्ड रिव्यू थ्रेट। क्या है? कुछ समझ आ रही है? कुछ लफ्ज में आपको समझाने की। दो तरह की सर्विसेज है। एक है जनरल टैक्स सर्विसेज, किस लिए? ताकि आप अपने अकाउंट्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन दो। टैक्स सर्विसेज कौन कौन सी है? ये जो प्रोविजन क्रिएट की जा रही है, और डेफर्ड की सर्विसेज जो बैलेंस शीट की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, इसकी कैलकुलेशन करना एक असाइनमेंट होती है। ये एक अलग असाइनमेंट है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यू आर एक्सपर्ट, तो आप हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। दूसरी क्या चीज है कि आप हमारा डेटा जो है ये फिल करके टैक्स बना के एफबीआर को दो। ओके। अब सवाल ये है कि अगर मैं ये वाला काम कर रहा हूं लेकिन मैं इनका ऑडिट नहीं कर रहा, तो देन तो इट्स ओके, फिर तो ठीक है। भाई फिर तो ठीक है ना। मुझे कोई बंदा भी कहे यार मुझे आप टैक्स की प्रोविजन क्रिएट कर दें, डेफर टैक्स कैलकुलेट कर दें, मैं कहूंगा ठीक है करवा लें। लेकिन अगर वो मेरा क्लाइंट है और उसका मैंने खुद ही ऑडिट करना है, तो फिर मुझे ध्यान करना पड़ेगा, एक चीज। और दूसरा काम क्या है कि मुझे कहा गया, मेरा अपना क्लाइंट ये कहता है कि साहब आपने मेरी टैक्स रिटर्न बनवानी है या बनानी है, और आपने आगे जमा करवानी है। अब मैं किस पार्टी को दे रहा हूं? थर्ड पार्टी को। ये मेरे ऊपर जो है एक थ्रेट नहीं है, ये मेरे, क्योंकि इसको जज किसी और ने करना है। यहां मैं अपनी इंफॉर्मेशन को नहीं जज कर रहा, इसको कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी। दोनों में फर्क समझ आ गई ये चीज? क्लियर? अब पहले मॉड्यूल के ऊपर आते हैं। यहां इस जगह पर वाहिद जगह है जिसके ऊपर एग्जामिनर नॉर्मली केस स्टडीज बनाता है, ये ध्यान में रखिएगा। सीधी बात यहां उसने कम पूछी हुई है।
वो आपसे केस बना के पेश करेगा, साहब आपका एक क्लाइंट है, उसने आपको ये कहा, आप अब फैसला करें कि काम करना नहीं करना। आपका एक क्लाइंट है, वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी वो होती है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हो, और नॉट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी वो होती है जिसमें हम ही लोगों ने मिलकर पैसा डाला हो। ठीक है, अब ये चीज देखिएगा। पहला है टैक्स सर्विसेज। अभी तक क्या पढ़ा, पहले मुझे ये बताएं, आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करें। Rules and regulations for administrators. आज कल हमने पढ़ा था लेजिस्लेटर के एथिक्स क्या है, आज हमने एडमिनिस्ट्रेटर, उसके पिलर्स हैं 4, FATE, उन पिलर्स को फॉलो करना चाहिए। उसकी पावर का मिस यूज क्या है वो बता दिया, और इस मिस यूज से बचने के लिए क्या है, उसको कुछ चीजें ओपन करनी है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, समझ आ गई। उसके बाद हम किसकी तरफ आ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ। प्रोफेशनल होना चाहिए, बिहेवियर ठीक होना चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, ऑब्जेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो, ड्यू केयर हो, मेहनत से काम करे, डिलीजेंटली काम करे। और मैंने क्या कहा, सीए के अंदर अपने आप को डिसेंसिटाइज नहीं होने देना। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ही ठंड बढ़ेगी ना, तो आपके ऊपर सुबह के टाइम बर्फ जमनी शुरू होगी, सर्दी होगी, आप रजाई में लेटे हुए हैं, उठने को दिल कर रहा, थोड़ी सी आपने रजाई ऐसे कि एक सीधी ठंडी हवा की लहर अंदर आती है, आप कहते नहीं यार थैंक यू। फिर आपको, अब आपके पास शैतान आपके दिमाग में आएगा, ऑनलाइन लेक्चर की ऑप्शन है यार, नींद बेटा पूरी कर, रात को भी तुम पढ़ते रहे हो, ये अब आपको सोच आएगी, फिर आपको लोरी देगा, सो जाओ, दफा हो जाओ, सो जाओ, फिर आप सो जाएंगे। अब आपका लेक्चर जब आप पढ़ने का उठेंगे, मूड होगा, तो फिर एक नई सोच पैदा करेगा, यार पहले ये वाला काम कर लो, आप उस काम पे लग जाएंगे। करते करते रात हो गई, यार 1 घंटे का लेक्चर है, चलो ऑनलाइन है, पढ़ा तो हुआ, कल कर लेना, अभी उसने अपलोड भी नहीं किया होगा, अभी टीए ने, कल कर लेना यार, ये काम चलना शुरू होगा। फिर एक वक्त आएगा कि आप सोच पाएगा कि यार कोई बात नहीं, अगली अटेम्प्ट में दे देना, 4 पेपर तुमसे होने ही नहीं है, तो 3 कर लो, 3 के भी 2 कर लो। ये होता है अपने आप को आप क्या करते जाएंगे, डिसेंसिटाइज करते जाए, ये नहीं होने थे। सही है। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट might create a self review or advocacy debt। एडवोकेट, किसी की वकालत करना, भाई मैं अपने ही काम को चेक कर रहा हूं, और दूसरी थ्रेड कौन सी है, अपने आप को ही एडवोकेट कर रहा हूं कि ये ठीक है, जस्टिफाई भी कर रहा हूं। दिस इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट्स दैट प्रोहिबिट फर्म्स एंड नेटवर्क फर्म। ये फर्म्स और नेटवर्क फर्म्स क्या होती हैं, बाज़ औक़ात आप अकेले काम करते हैं, बाज़ औक़ात कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके भी काम करते हैं, जॉइंट अकाउंट जिसको कहते हैं, जॉइंट ऑडिट कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जॉइंट ऑडिट आप करते हैं। फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टेन टैक्स सर्विसेज टू द ऑडिट क्लाइंट, यही 2 जो थ्रेड्स हैं, ये आपको प्रोहिबिट करती हैं, मना करती हैं कि आप और आपके नेटवर्क जो फर्म्स हैं वो अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड मत करें। राइट, in some circumstances because the threats created cannot be addressed by applying the safeguard। आप जितने मर्जी सेफगार्ड अप्लाई कर लें, सेफगार्ड से क्या मुराद, थ्रेट और सेफगार्ड ये 2 लफ्ज सुनिएगा। मुझे थ्रेट है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए बाइक के ऊपर, तो सेफगार्ड क्या है, हेलमेट। क्या हेलमेट पहन के और एक टायर पे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और टॉप लेन में चला रहे हैं, क्या ये वाला सेफगार्ड अब आपको बचाएगा? तो इसलिए यही बात सेम यहां की जा रही है कि कुछ ऐसी थ्रेट्स होती हैं जो आपके सेफगार्ड को भी ब्रेक कर जाएंगे। तो ऐसी जगहों पर आप सर्विसेज मत प्रोवाइड करें जहां आपको समझ लगे कि यहां सेफगार्ड काम करने वाला साबुन नहीं है,
ये सेफगार्ड क्या है? एहतियाती तदाबीर, कि भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर देता हूँ, कुछ एहतियात करना चाहता हूँ। तो हमारा जो लॉ है, हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, वो कहते हैं कि कुछ जगहों पर ये सेफगार्ड भी काम, अगर तुम्हें लगे कि सेफगार्ड की वजह से तुम्हें काम प्रोवाइड करना चाहिए तो कर दो, और अगर लगे कि नहीं तो फिर ये सेफगार्ड की तरफ भी मत जाओ। आपको पता है कि आपका बच्चा जो है ना, लुच्चा इंसान है, ये बाज नहीं आएगा। इसको बेशक आप हेलमेट दे दें, जो मर्जी करें, ये टैंकी पर रख के लेके जाएगा उसे, सेफगार्ड को। तो फिर उसको मोटरसाइकिल ही ना दें, ठीक है? अच्छा, अब ये अगली बात आ गई। अच्छा, ये एक सवाल है, जहन में रखिएगा। यही एग्जामिनर अगर पूछे कि जनाब क्या आपको टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं, ये सवाल अलग होगा आपका। आप बताएं, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, क्या आपको अपने ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं, इसका यस नो नहीं जवाब, कंडीशन के साथ है, राइट? Yes, we can provide tax services to our client subject to the condition proper safeguards have been applied. ये अब जवाब सुनिएगा। सवाल क्या है कि whether tax services should be provided to the client or not. इसका जवाब yes no नहीं है। क्या कहेंगे? The tax services may be provided to an audit client subject to the condition that proper safeguards have been applied. However, if you think that the safeguards will create self-review or advocacy threat and this safeguard will not work, then do not involve in the tax services. फिर आप टैक्स सर्विसेज में इन्वॉल्व, ये इसका जवाब। अब आई है बात, अब टैक्स का काम जरा शुरू हुआ। अब कौन से फैक्टर हैं जो मुझे देखने चाहिए कि मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या नहीं? फैक्टर्स दैट आर रेलेवेंट इन एवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट्स क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग एनी टैक्स सर्विसेज, वो कौन से हैं? नंबर 1, द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, मुझे किस तरह का काम दिया जा रहा है, पहली चीज ये फैसला करेगा किस नौयत का काम, किस लेवल ऑफ टैक्स एक्सपर्टीज ऑफ द क्लाइंट एम्प्लॉइज, मैं जो अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं उनके एम्प्लॉइज की क्या हालत है, कैसे हैं ये लोग, क्या इनको समझ है कि मैं जो काम दे रहा हूं ये इसको हैंडल कर सकेंगे, या ये सारा काम मुझे करना है या कुछ काम इनसे भी मैंने करवाना है, ये दूसरा। तीसरा, द सिस्टम बाय विच द टैक्स अथॉरिटीज असेस एंड एडमिनिस्टर द टैक्स इन क्वेश्चन, जैसे भी मैंने बताया कि जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो मुझे कैसे असेस करने जा रही हैं, टैक्स रजीम क्या है, क्या मैं उस रजीम को जानता हूं? जैसे मैंने आज एग्जांपल दी कि मेरे पास वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो एग्जेम्प्ट रजीम है, तो मुझे उसका काम नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे उसमें डिफरेंट सीन नजर आ रहा था। बेशक मुझे थ्रेट ना भी हो, मुझे ये देखना पड़ेगा। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेलेवेंट टैक्स रजीम, 4 चीजें रट लेनी है आपने। पहली चीज क्या है? राइट, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, नेचर ऑफ द, पहली चीज। अगर आपसे पूछा जाए किन फैक्टर को मुझे कंसीडर करना है बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज, तो पहली चीज क्या है? नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, राइट। टैक्स एक्सपर्टीज ऑफ द क्लाइंट एम्प्लॉइज, क्लाइंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी टैक्स सर्विसेज, उनकी एक्सपर्टीज क्या है? द टैक्स सिस्टम या टैक्स लॉस इन विच द टैक्स इज बीइंग असेस्ड, एंड नंबर 3, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टैक्स लॉ। तो सुनिएगा, लॉ कितना कॉम्प्लेक्स है, मुझे उस पर ग्रिप है, या इसके पास जो स्टाफ है जिनसे मैंने काम लेना है उसको टैक्स में कितनी ग्रिप है, किस तरह का काम मुझे दिया जा रहा है, और टैक्स वालों को जब मैं प्रेजेंट करूंगा तो इसकी असेसमेंट किस बेस पे की जाएगी। ये है वो चीजें। ये क्लॉक 5 मिनट पीछे है, इसको ठीक कर लें या आप लेट आया करें, 2 काम करें, या तो इसको ठीक कर दें या आप लेट आया करें, क्योंकि मैं उसको देख रहा होता हूँ, यहाँ नहीं देख रहा होता ना, मेरे और इस क्लॉक में आप टाइम पे आएंगे, ठीक है, राइट। लें जी, आज का जरा इसको कंक्लूड करें। देयर इज अ क्वेश्चन, ऑनलाइन वालों को टेस्ट ग्रुप में सेंड करेंगे,
ठीक है जी। आज हमने क्या किया, नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर को डिस्कस किया, प्रैक्टिशनर को डिस्कस किया और कोड ऑफ एथिक्स को शुरू कर चुके हैं। पहला मॉड्यूल कोड ऑफ एथिक्स का कंप्लीट किया, 2 कल करेंगे। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये चैप्टर हमारा क्लोज हो, तो 8वां क्वेश्चन हमारा इंशाल्लाह ताला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस 8वें क्वेश्चन का कंप्लीट एक टेस्ट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आज आपका एक क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन नंबर 8 वो कंफर्म हो जाएगा। जो बच्चे यहाँ तक काम कर लेंगे उनका एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।